तो चले हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशंस की बात करते हैं। केपलर साहब ने क्या किया, मोशन ऑफ प्लैनेट मार्स की स्टडी की और उस स्टडी के आधार पे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो उन्होंने 3 नियम बना के दिए, जिसका यूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में किया था कि आखिर जो आपके प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम्स के जो प्लैनेट्स हैं, वो इस तरह से क्यों मूव करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 3 नियम दिए and that was to be known as the Kepler's laws of planetary मोशन जो है सो ठीक है। बट उन्होंने जो नियम दिया ना, वो एक इम्पेरिकल बेसिस पे था, ठीक है। वो नहीं जानते थे कि व्हाई द प्लैनेट्स मूव्स इन दिस वे, ठीक है, उनको नहीं पता था। 3 जनरेशंस के बाद जब न्यूटन का अटेंशन गया किस पे, मोशन ऑफ प्लैनेट पे, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि केपलर के तीनों नियमों को डिराइव किया जा सकता है। इट कैन बी डिराइव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड on the basis of the Newton's laws of motions and his laws of gravitation। इन तीन दोनों नियमों का इस्तेमाल करके केपलर्स के तीनों नियम को प्रूफ न्यूटन साहब ने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो इंटरेस्ट है इस वीडियो लेक्चर में कि हम पहले तो समझे कि नियम क्या थे और फिर समझे कि न्यूटन्स के लॉ से उसको कैसे डिराइव्ड किया जा सकता है, बिकॉज इट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। सो उन्होंने 3 नियम दिए थे जो इंपेरिकल लॉज थे, अनुभव के आधार पे लॉज थे और वो मोशन ऑफ प्लैनेट को डिस्क्राइब कर रहे थे। वो 3 नियम थे लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट एक्चुअली में वो शेप ऑफ द ऑर्बिट को डिस्क्राइब करते हैं कि जब कोई प्लैनेट जो है, जब कोई प्लैनेट मूव करता है अराउंड द सन तो उसका पाथ कैसा होता है। तो ये उन्होंने लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में दिया। फिर उन्होंने लॉज ऑफ एरिया दिया, जो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड था। और फिर उन्होंने लॉ ऑफ टाइम पीरियड दिया। तो ये 3 नियम दिए और हम इन तीनों को पढ़ेंगे। पहला है कि लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो केपलर का प्रथम नियम कहलाया, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स है ना, वो क्या है, एक इलिप्स इलिप्स के फॉर्मेट के से मतलब पाथ में मूव करते हैं अराउंड द सन, जहां उस सन क्या होता है, इलिप्स के किसी एक फोकस पे होता है। हम जानते हैं कि कभी भी इलिप्स में क्या होता है, ये इलिप्स है तो इलिप्स के 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इनका कहना है कि प्लैनेट जो रोटेट करता है वो क्या करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता तो है, साथ में सन जो होता है वो इन दोनों में से किसी एक फोकस पॉइंट पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लॉ था ना, ये लॉ गिव्स द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो प्रथम नियम जो था वो उसने डिस्क्राइब किया किसको, कि ऑर्बिट का शेप क्या होगा, जो पाथ ट्रेवल कर रहा है आपका प्लैनेट सन के अराउंड, उसका शेप कैसा होगा उस पाथ का, वो उन्होंने प्रथम नियम से डिस्क्राइब किए। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज अ प्लैनेट, ठीक है, एंड दिस इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। देयर आर 2 फोकल पॉइंट S एंड S प्राइम। तो S पॉइंट पे हमारा कहाँ है, सन लोकेटेड है, ठीक है। S पॉइंट पे सन लोकेटेड है और डिस्टेंस ऑफ ईच फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, ये है सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो इसका जो हर फोकस का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये फोकस पॉइंट ही है। दीज आर 2 फोकस पॉइंट। ये क्या है, ये दोनों क्या है, फोकस पॉइंट है, फोकी है इलिप्स का। तो इसका जो डिस्टेंस है ना, इस फोकस का सेंटर से जो दूरी है, इट इज गिवन बाय ई टाइम्स ऑफ ए, जहां ई क्या है, एक डायमेंशनल लेस नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और उसको हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि हर इलिप्स के पास क्या क्या होता है, अपना एक इसेंट्रिसिटी होता है, ई होता है, इसेंट्रिसिटी होती है जिसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। तो 0 जब होता है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फोकल पॉइंट क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ द इलिप्स पे लाई कर रहे हैं। और ये कब होता है, जब आप एक सर्किल की बात करते हो। तो सर्किल इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है, वेयर क्या है कि द 2 फोकल पॉइंट मर्जेज एट द सेंटर्स जो है सो, ठीक है। सर्किल भी एक तरह का क्या है, इलिप्स का ही शेप है। तो जहाँ की जिसका 2 फोकल पॉइंट सेंटर पे ही मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि केपलर्स के फर्स्ट लॉ ने कि हर प्लैनेट जो होता है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, जहां सन जो होता है वो इस इलिप्स के फोकस पॉइंट पे अवेलेबल होता है जो है सो। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या, यहाँ से जो ए में दिखा रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, ये सेमी माइनर एक्सिस होगा, ठीक है। और इसी सेमी मेजर एक्सिस का क्या है, ये ई टाइम्स ऑफ ए होता है। मतलब इसको ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोकल पॉइंट की दूरी सेंटर से निकल के आ जाती है, ठीक है।
तो दिस वाज द केप्लर्स लॉज। इसमें जो बातें थी वो ये थी कि जो एक्चुअल ऑर्बिट होता है प्लैनेट का, ठीक है, वो नियरली सर्कुलर होता है, ठीक है, क्योंकि जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी, मैंने कहा कि ई अगर जीरो के आसपास है, जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो इलिप्स एक्चुअली में सर्किल है। मैंने यही कहा, व्हेन ई इज इक्वल टू जीरो, देन द इलिप्स विल बी अ सर्किल। तो जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू थी वो 0.007 थी फॉर वेनस के लिए, ठीक है, एंड 0.248 थी फॉर प्लूटो के लिए, ठीक है, और अर्थ के लिए कितनी थी, 0.017। तो बहुत कम ही, मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बहुत कम है, लगभग जीरो को अप्रोच ही कर रहा होता है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि एक्चुअल ऑर्बिट जो होता है वो प्लैनेट का वो नियरली सर्कुलर होता है, लगभग सर्कुलर होता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए। तो अब कहता है क्या चीज है इसमें, कि न्यू पॉइंट ऑफ द पॉइंट इन द प्लैनेट्स ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट है प्लैनेट का, ये जो पाथ है जो कि प्लैनेट फॉलो कर रहा है अराउंड द सन, दिस इज द ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में दो स्पेशल पॉइंट है। एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो सन के सबसे नजदीक कब होगा प्लैनेट, जब प्लैनेट बेचारा यहाँ होगा। जब प्लैनेट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो वो सन के सबसे नजदीक होगा। और जब प्लैनेट यहाँ होगा तो सन से उसकी दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी दूरी। मतलब समझो कि अगर देखा जाए कि जब प्लैनेट यहाँ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन, APHELION, एपीहीलियन बोलते हैं। अगर देखा जाए कि जब प्लैनेट यहाँ होगा और सपोज करो कि प्लैनेट ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ मान लो कि वेलोसिटी हो गई, ठीक है, ये वेलोसिटी सपोज करो v2 है, ठीक है, और यहाँ जो है ये वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, ठीक है। जब प्लैनेट जब मूव करता है तो यहाँ देखो एपीहीलियन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ ई टाइम्स ऑफ ए, मैंने बोला है कि अगर सेमी मेजर एक्सिस जो है सो किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का ए है, तो सेंटर से सन की दूरी, क्योंकि सन उसके किसी एक फोकस पे लाई करेगा, वो ई टाइम्स ऑफ ए हो जाता है, जहाँ ई इसेंट्रिसिटी होता है। तो ये हो गया ई टाइम्स ऑफ ए, और साथ में यहाँ से ऐड हो गया ए, तो एपीहीलियन डिस्टेंस कितना हो गया, ई टाइम्स ऑफ ए, और प्लस ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ ए, तो ई टाइम्स ऑफ ए प्लस ए, मतलब क्या चीज, ए इंटू वन प्लस ई, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एपीहीलियन फ्रॉम द सन। और पेरीहीलियन डिस्टेंस अगर हम बताएंगे, पेरीहीलियन डिस्टेंस हो जाएगा कितना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये ए हो गया, टोटल सन से कितनी दूरी हो गई, तो ए माइनस ये दूरी माइनस कर लो, तो ई टाइम्स ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ई, ये कितना हो गया, ये हो गया पेरीहीलियन की डिस्टेंस। पेरीहीलियन डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, पेरीहीलियन डिस्टेंस मतलब ये आरपी, दिस इज आरपी, ठीक है, दिस इज द पेरीहीलियन डिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट का जो एक्चुअल डिस्टेंस भी आपको पता रहता है, ये कितनी दूरी पे है अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है प्लैनेट तो। और the point in the planet orbit closest to the sun is the perihelion, and the point most distance from the sun is aphelion कहलाता है। तो न्यूटन वो प्रथम आदमी थे जिन्होंने रियलाइज किया दैट देयर इज अ डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स स्क्वायर फोर्स। आपको पता है कि ये प्लैनेट जो इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है बिकॉज सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो सन है ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा रहा है टुवार्ड्स इट्स सेंटर, जिस जो फोर्स जो एफ है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये वन बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन वो प्रथम आदमी थे जिन्होंने ये बताया, ये रियलाइज किया कि जो ये जो इनवर्स स्क्वायर फोर्स है और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो ये प्लेनेट फॉलो कर रहा है उसके बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और उन्होंने मैथमेटिकली भी इसको डिराइव किया, जो अभी इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है कि व्हाई इट इज फॉलोइंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो मैथमेटिकली भी डिराइव हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज और जानने की जरूरत है कि जब प्लैनेट सन के साथ बाइंडेड है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा सन का ही चक्कर लगा रहा है ये प्लैनेट, तो इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, निगेटिव होती है। अगर ये इसके साथ बाइंड नहीं होता, इसका पाथ सपोज करो कि द ओपन ऑर्बिट मस्ट बी ए पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। अगर ये ओपन होता मतलब सन से बाइंडेड नहीं होता तो इसकी एनर्जी जो होती है वो जीरो या पॉजिटिव होती, तो ऑर्बिट क्या होता, ओपन होता। लेकिन आपको पता है कि जो ये सन और इसका जो एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा, तो उसमें इसकी जो एनर्जी होगी वो निगेटिव हो जाएगी सिस्टम की, एंड दैट्स व्हाई जो है सो प्लैनेट इज बाउंडेड विद द
सन, ठीक है? तो अब देखो अगर ये बाउंडेड नहीं होता, एनर्जी इसकी पॉजिटिव होती या ज़ीरो होती, तो उस केसेस में जो पाथ ये प्लैनेट फ़ॉलो करता वो या तो पैराबोला होता, अगर एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती तो वो प्लैनेट किस तरह का ऑर्बिट फ़ॉलो करता? पैराबोलिक पाथ फ़ॉलो करता, और यदि पॉजिटिव होती तो ये हाइपरबोलिक पाथ फ़ॉलो करता। तो अभी यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ क्यों फ़ॉलो कर रहा है? क्योंकि प्लैनेट की जो एनर्जीज़ है, प्लैनेट और सन सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, एंड दैट्स व्हाई इट इज बाउंडेड सिस्टम, ये बाइंडेड है मतलब, ठीक है। और ये जो इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के साथ, जो मैथमेटिकली न्यूटन साहब ने प्रूफ भी किया, आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हैं, बट दिस इज नॉट द कंसर्न हेयर जो है, ठीक है। Kepler's second law, which is also known as the law of areas. केपलर का सेकेंड नियम ये कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, मतलब अगर ये सन है और सन से जोड़ता हुआ जो लाइन जाता है प्लैनेट की तरफ, तो लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। मतलब कि अगर सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, दिस इज द ये डिस्टेंस सपोज करो कि प्लैनेट जो है वो टी टाइम में ट्रेवल करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल करता है, तो ये टोटल एरिया उसने टी टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद देखो जरा सा, इससे अनदर टी टाइम में इस प्लैनेट ने ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल की, तो टोटल एरिया इस ड्यूरेशन में भी ये ट्रेवल किया। तो उनका ये कहना है कि ये जो एरिया ट्रेवल कर रहा है, कौन ट्रेवल कर रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, ये जो एरिया ट्रेवल कर रहा है, तो सेम टाइम में ये जो प्लैनेट है वो सेम एरिया ट्रेवल करेगा, ठीक है। So the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal time, या उसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि the rate of sweeping the area by the position vector। मतलब कि पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द सन। मतलब सपोज करो कि प्लैनेट आपका यहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर जो है प्लैनेट का विद रिस्पेक्ट टू द सन क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर टी टाइम में कहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया क्या हो गया? मान लो कि ये डी एरिया ट्रेवल किया, तो हम कहते हैं कि टी टाइम में उसने डी एरिया ट्रेवल किया, तो ये कह रहा है क्या चीज कि डी ए by dt, this is the rate of sweeping the area by the position vector, and this should be equal to the constant. This was the statement of the Kepler's second law, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, here the sun is at one focus of this elliptical orbit, this is an elliptical orbit, you can see sun क्या है? इस इलिप्स के किसी एक पर्टिकुलर फोकस पे है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं क्या चीज है कि अगर टी टाइम में प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है, ठीक है। सिमिलरली सेम टी टाइम में अगर आप देखें इस पॉइंट पे, तो प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है, और सेम टी टाइम इंटरवल में प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया है। तो ये जो एरिया इस पोजीशन वेक्टर ने, ये जो एरिया इस पोजीशन वेक्टर ने यहाँ से यहाँ आने में स्वीप किया टी टाइम में, दिस वाज द सेम एरिया ए और द सेम एरिया ए, ऑल्दो द प्लैनेट हैज ट्रैवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस। अगर आप देखें तो टी टाइम में प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट का इतना हिस्सा ट्रैवल किया, यहाँ पे देखें तो टी टाइम में प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट का इतना ही हिस्सा ट्रैवल किया है, और यहाँ देखें तो टी टाइम में प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट का इतना हिस्सा ट्रैवल किया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लैनेट ने अपने ऑर्बिट का, अब देख रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस है, ठीक है। जितना प्लैनेट नजदीक है सन से, तो उस केसेस में डिस्टेंस जो ट्रैवल किया प्लैनेट ने वो ज्यादा ट्रैवल किया, और जैसे ही वो दूर होता गया तो अपने ऑर्बिट का डिस्टेंस वो सेम टाइम में उसने कम ट्रैवल किया। तो इसके पीछे जो उन्होंने कहा कि एरिया जो है, रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज बी द सेम। मतलब ये भी एरिया या ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया या ये टोटल एरिया, ये सारे बराबर होंगे, बट आप देख रहे हैं कि डिस्टेंसेस जो ट्रैवल कर रहा है वो अलग अलग है। इससे कहने का क्या मतलब है कि एंगुलर स्पीड जो है प्लैनेट का, जो एंगुलर स्पीड है, ठीक है, एंगुलर स्पीड है, इट इज वेरिंग। एंगुलर स्पीड क्या कर रहा है? वेरी हो रहा है व्हाइल द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड इट्स ऑर्बिट्स। ये तो समझ में आ गया कि प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द ऑर्बिट विद अ वेरिंग एंगुलर स्पीड। और अगर एंगुलर स्पीड वेरिंग है तो आप जानते हैं क्या चीज कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा वेरिंग है तो इसका मतलब है लीनियर स्पीड भी वेरी कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, जो ये जो ऑर्बिट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे प्लैनेट जो होता है वो सन के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरिहिलियन। क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड पेरिहिलियन। पेरी HELION, पेरिहिलियन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? तो सबसे दूर है सन के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीहिलियन। एपीहिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब प्लैनेट होगा तो उसकी जो स्पीड होगी इधर की ओर,
ठीक है, इस प्लैनेट पे जो प्लैनेट होगा, जो उसकी स्पीड होगी इधर की ओर v1, ये सबसे ज्यादा होगी, और इस पॉइंट पे जो प्लैनेट होगा उसकी स्पीड होगी v2, ये सबसे कम होगी, क्योंकि ये सन से रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी पे है। तो केपलर का जो ये नियम है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल्स एरियाज इन इक्वल टाइम, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द सन रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया, मतलब मान लो कि ये डीए एरिया स्वीप कर रहा है, तो जो डीए बाई डी होगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी। ये क्या है एक्चुअली में, डीए बाई डी क्या है, तो एरियल वेलोसिटी, कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है। तो जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो प्लैनेट का अपने ऑर्बिट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये था हमारा स्टेटमेंट केपलर्स लॉ का। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो इट इज एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। क्या है ये, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है किस चीज का, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। हम डेरिवेशन के दौरान इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इट इज एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए पहले हम इसको डिराइव करते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये तो पता है कि केपलर साहब ने जो नियम दिए थे वो क्या था, इंपायरिकल लॉज था, अनुभव के आधार पर था, इंपायरिकल लॉज था। ये जो नियम थे वो उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने दिया था, ठीक है। लेकिन इस लॉ को कुछ किसने डिराइव किया, तो न्यूटन साहब ने डिराइव किया कि ये जितने भी केपलर्स के नियम हैं वो न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशंस और लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके प्रूफ किए जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, लॉज ऑफ एरिया या फिर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ये कैसे संभव हो सकता है। चलिए इसके पूरे मैकेनिज्म में चलते हैं। हम ये कंसीडर करते हैं कि एक प्लैनेट है जो क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ मूव कर रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, और किसी जनरल पॉइंट सी पे वो मुझे ट्रेस हुआ, यहाँ पे मुझे एक प्लैनेट ट्रेस हुआ है अपने ऑर्बिट में, और उस समय जो इसकी स्पीड थी वो v स्पीड थी, ठीक है। लेट एट दिस इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज r। ये जो है पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो, या ये जो डिस्टेंस है ना सन से, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, तो r है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये डिस्टेंस तो r है, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि t टाइम में, ठीक है, t टाइम में मान लो कि dt टाइम में, dt समय अंतराल में ये प्लैनेट c पॉइंट से मूव करके एडजेसेंट पॉइंट d पे आ गया, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर द नाउ द प्लैनेट इज ट्रेस्ड आफ्टर द टाइम dt, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली भाई, डिस्टेंस उसने ये ट्रेवल किया, ठीक है। आप इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, क्योंकि dt क्या है, एक एलिमेंटल टाइम इंटरवल है, स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या है ये, स्मॉल टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है। तो उसमें जो है ये एक लीनियर डिस्टेंस, मतलब आप कह सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर होगा। तो ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप लिख सकते हो कि dc जो होगा, दिस dc इज इक्वल टू v, जो इसका स्पीड था, जो लीनियर स्पीड था v, और इनटू टाइम dt। इतना डिस्टेंस जो है dc जो है वो कितना है, ये जो लेंथ है वो कितना ट्रेवल कर लिया, v टाइम्स ऑफ dt उसने ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब देखो तो उसने टोटल एरिया कितना ट्रेवल किया dt टाइम में, तो दिस वाज द एरिया दैट द प्लैनेट हैव ट्रेवल इन टाइम dt। यही एरिया उसने ट्रेवल किया। मैं इस एरिया को यहां बना लिया हूं, ठीक है। दिस वाज द एरिया दैट द प्लैनेट हैव ट्रेवल इन टाइम dt, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को यहां ले आया हूं, और ये जो है इस एरिया को मैं यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। ये एरिया जो है सो प्लैनेट ने कवर किया। तो इसका एरिया मुझे निकालना है। मैं क्या करूंगा, इस डी पॉइंट से, ठीक है, ये जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट से मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं अपने इस बेस पे, और ये जो एंगल क्या हो गया, तो 90 डिग्री है। मैंने आपको कहा कि ये जो प्लैनेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा था अपने ऑर्बिट में, तो उस समय जो पोजीशंस वेक्टर के साथ एंगल बन रही थी, दिस वाज द एंगल, और ये एंगल कितना था, तो ये जो एंगल था वो था तुम्हारा थीटा एंगल बन रहा था, ठीक है। दिस वाज द एंगल, और ये एंगल थीटा बन रहा था। तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। दिस एंगल जो है, दिस एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल, टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है वो थीटा हो गया, तो जो बाकी बचा वो 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DSC का क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है, क्योंकि इस एरिया से मुझे पता चल जाएगा कि dt टाइम में प्लैनेट ने कितना कितना एरिया उसने मूव किया। तो इसका एरिया जब मुझे निकालना है, तो मुझे सिंपल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या होता है, 1/2 डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार, ठीक है, 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है इस प्लैनेट का, तो ये जो आर है, ठीक है, ये आर है। तो ये हो गया इसका आर, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है,
आर है, इसको बेस माना मैंने, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो गया, मैंने परपेंडिकुलर ये डाला हुआ है। तो अगर आप देखें तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो इसको, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली वी डी टी। तो तुम लिख सकते हो इसको क्या चीज, कि अगर इसमें तुम लगाओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखोगे, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लंब बट्टे आधार। तो ये जो डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, जो हाइट है ट्रायंगल का एक्स है, तो तुम लिख सकते हो एक्स और बट्टा लंब बट्टे कर्ण, और ये कर्ण हो गया, ये वी डी टी है बाई वी डी टी। तो तुम लिख सकते हो कि वी डी टी इज एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बेसिकली साइन थीटा, सो वी डी टी साइन थीटा। सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ गया, वी डी टी साइन थीटा। तो 1/2 इंटू आधार मैंने लिखा ट्रायंगल के एरिया में, इंटू ऊंचाई क्या हो गया, ये डिस्टेंस जो एक्स आपने कैलकुलेट किया है, तो ऊंचाई हो गया वी डी टी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर देखो तो रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया निकल, ये तो था कि कितना एरिया स्वीप किया इन डी टी टाइम इंटरवल में। अब अगर रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया निकल तो क्या लिखोगे, डी ए बाई डी टी, एंड दिस विल बी 1/2 आर इंटू वी साइन थीटा। सो दिस वाज द रेट ऑफ, दिस इज द रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया। ये क्या है, इस इक्वेशन से आप क्या निकाल रहे हो, दिस इज द रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द प्लैनेट। क्या है ये, रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया बाय द प्लैनेट, रेट ऑफ स्वीपिंग the area by the planet around the sun, ठीक है। अब देखो जरा सा, ये जो आपको आर भी साइन थीटा आया, अब जरा बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जब ये प्लैनेट इस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, तो ठीक है। बेसिकली व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो एल होगा, दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस पी, ये नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशंस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू द सन, ठीक है, और इनटू द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम अगर मान लो कि इस प्लैनेट का मास m है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी हो जाएगा। तो तुम लिख सकते हो इसको क्या चीज, कि r क्रॉस लीनियर मास ऑफ द प्लैनेट इनटू वेलोसिटी v। अब देखो r और v के बीच में, r ये है, इसके बीच अगर इसके बीच में एंगल कितना थीटा बन रहा है, ये जो आपका r है पोजीशंस वेक्टर और v इधर है, इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो तुम जो क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो तुम इसको लिख सकते हो सिंपली L इज इक्वल टू R इंटू एम भी आर, एम या आर एम भी साइन थीटा, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सैटेलाइट, दिस प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इज आर एम भी साइन थीटा। इस मोमेंट पे थीटा एंगल है तब, ठीक है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट रहता, अगर ऑर्बिट सर्कुलर रहता और तब पूछता मैं कि ये सन है और यहाँ पे प्लैनेट मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ऐसे होती, और ये जो एंगल होता ये 90 डिग्री का होता। तो सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग, एम भी आर। लेकिन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में क्या है, तो जो पोजीशंस वेक्टर का वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर एंगल हमने माना है कि थीटा एंगल है, और ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड होगा, वहां परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए एम भी आर साइन थीटा आ गया। तो यहां से देखो तो तुम इसको आराम से लिख सकते हो कि एल आर इंटू वी एल बाई एम इज इक्वल टू आर इंटू वी साइन थीटा, ठीक है। ये तो है एंगुलर मोमेंटम। अब अगर देखो तो एल, ये जो आर भी साइन थीटा की वैल्यू जो यहाँ आई है, तुम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुमको डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या चीज, एल डी ए बाई दिस इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस ऑफ एम, ये आ गया L बाई ट्वाइस ऑफ m आ गया। अब देखो इस, ये जो है एरिया, रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L बाई ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट। नाउ इफ द, ये जो स्टेटमेंट था केप्लर्स का कि रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया कांस्टेंट होता है, वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है, क्योंकि कांस्टेंट इसमें क्या है, इस साइड देखो कांस्टेंट क्या होगा, m तो हमेशा कांस्टेंट होगा मास ऑफ द प्लैनेट। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तभी जाके तो रेट ऑफ स्वीपिंग द एरिया कांस्टेंट होगा। तो अब बताओ कि क्या प्लैनेट जब मूव करता है अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन, तो क्या उसके एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन्स के लॉ से देखो कि ये अगर मान लो कि ऑर्बिट है, ठीक है, दिस इज अ ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या है, मान लो तुम्हारा सन है, दिस इज द सन। तो कोई प्लैनेट है, ये मान लो कोई प्लैनेट है या अर्थ ही समझ लो। तो देखो जरा सा कि ये प्लैनेट जो है जब मूव करता है, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या टेंजेंशियल होगा v इधर, ठीक है, और इसका पोजीशंस वेक्टर हो गया r, ठीक है। अब देखो इस पे, इस प्लैनेट पे अर्थ क्या करता है, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की ओर लगाता है, फोर्स F इधर की ओर लगाता है, और पोजीशन वेक्टर इधर की ओर हो गया। तो देखो यहाँ से कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी WTO, न्यूटन्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं कि dl बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द
सिस्टम। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर। अब देखो यहाँ से इस प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इज इक्वल टू क्या है, तो जो टॉर्क इस पे लग रहा है, ठीक है, उस पे जो टॉर्क लग रहा है, जो एक्सटर्नल टॉर्क या जो टॉर्क लग रहा है उसके बराबर होगा। अब देखो नेट टॉर्क क्या लग रहा है इस प्लैनेट पे, नेट टॉर्क क्या है, तो टाउ नेट जो लग रहा है, हम यहाँ पे टाउ नेट कर देते हैं, वो क्या लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है सन का, ठीक है, सन का टुवर्ड्स द सेंटर अब तो सन की तरफ लग रहा है और पोजीशन वेक्टर इधर है, तो हम ये कह सकते हैं कि टाउ जो होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। और यहाँ अगर देखो तो रेडियस आर में आर और एफ के बीच जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो हो जाएगा तो डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। किसी कांस्टेंट का ही ना डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है, तो एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया हमारा, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है जब प्लैनेट जो है सो अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है। तो हमने निकाला कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या चीज, एल बाई ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। तो जब एल कांस्टेंट हमने समझ लिया कि जब प्लैनेट ऑर्बिट में मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो पोजीशंस वेक्टर है प्लैनेट का विद रिस्पेक्ट टू द सन और उस प्लैनेट पे लगने वाला जो सन के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों के बीच में एंगल कितनी की होती है, 180 डिग्री की होती है, एंड व्हिच कॉजेस द टॉर्क टू बी जीरो। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो डीएल बाई डी जीरो हो गया, दैट्स व्हाई क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब dA बाई dt क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और यही चीज था कैप्लर्स का जो है सो लॉ ऑफ एरिया, दिस इज द लॉ ऑफ एरिया व्हिच इज गिवन बाय द कैप्लर। तो इससे ये जाहिर हो गया कि सन अगर प्लैनेट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब प्लैनेट क्या होगा, सन के पास होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन, ठीक है, HELI, और हिलियन मतलब सन होता है और पैरी मतलब पेरीहिलियन। तो यहां से देखो इस पॉइंट पे जब होगा और मान लो कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v1, ठीक है। और जब इस पॉइंट पे जो सबसे फार्देस्ट है, क्या है, सबसे फार्देस्ट है सन के, इसकी जो वेलोसिटी होगी v2 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, एपीहिलियन, एपीहिलियन क्या कहलाता है ये, एपीहिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मिनिमम वेलोसिटी होगी, जो है मिनिमम सॉरी स्पीड होगा, जो स्पीड होगा प्लैनेट का व्हाइल रोटेटिंग अराउंड दिस ऑर्बिट, ये मैक्सिमम स्पीड होगा जब नियरेस्ट टू द सन होगा, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगा जब फार्देस्ट फ्रॉम द सन होगा। सो दिस वाज द कैप्लर्स लॉज ऑफ एरिया। आई होप कि आपको